नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से बात की देश से। उसके बाद की कुछ तस्वीरें आई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। पेरिस में भारत का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों से, ओलंपियन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। और इस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं। 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ये सारे जो पदक वीर थे ये आज प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए हुए थे, बल्कि आज इनको लाल किले पर बड़ा सम्मानित किया गया, उनको वहाँ जगह दी गई थी। प्रधानमंत्री ने बुलाया था जी। तो ये अपना मेडल सब लेकर के आए जी। और वो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और ओलंपिक का जो दल जाने वाला था टूर्नामेंट, ओलंपिक से पहले, तब भी प्रधानमंत्री के साथ इन सब खिलाड़ियों की बात हुई थी। ये आपको उनके बगल में जो खड़े हुए थे, ये हॉकी टीम है हमारी। ये हॉकी टीम है जिसने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल लिया है। मनु भाकर जिन्होंने इस बार 2 मेडल लिए हैं, वो भी हैं। और इस बार कई मेडल तो हम मतलब बहुत कम मार्जिन से चूक गए। कम से कम 7 मेडल, 6 मेडल है, 7 मेडल जो है। 7 मेडल। तो ये तस्वीरें अभी आई तो हमने आपके साथ शेयर की हैं। हाथ में हॉकी स्टिक भी प्रधानमंत्री के है। श्रीजेश बगल में जो हैं, जो प्रधानमंत्री को हॉकी स्टिक दी है सबने साइन करके। अच्छा, सारे खिलाड़ियों ने नहीं, हॉकी टीम ने तो गजब किया है। 2 ओलंपिक्स पे बात कमाल किया। और देखिए लगातार श्रीजेश का आपने जिक्र किया। कहते हैं ना कि दुनिया में किसी भी आक्रमण, किसी भी रक्षात्मक तकनीक की सबसे बड़ी बात है अपना दुर्ग, अपना किला बचा कर रखो। और श्रीजेश ने वो करके दिखाया। गोल लगा नहीं, बिल्कुल। वो सारे गेंदें जाती थे उसके पैड में, उसके जो अलग अलग जो शरीर के हिस्से पे लगाए जाते हैं कि चोट न लगे, वहां रुक गई, आगे नहीं गई। और दूसरे हमारे खिलाड़ी ये थे, उन्होंने दूसरे का दुर्ग भेज दिया। तो श्रीजेश तो कमाल का काम। मुझे लगता है कि ना भारतीय इतिहास में कई बार हम लोग होता है कि जो बहुत बढ़िया पेनल्टी शूट लेता है, जो कॉर्नर खेलता है, या जो आगे जो फॉरवर्ड खेलते हैं उनकी चर्चा होती है। गोलकीपर्स की भी चर्चा क्रिकेट में धोनी वाली, हॉकी में श्रीजेश वाले पेनल्टी कॉर्नर थे जिसको रोक लिया। बहुत जबरदस्त। हॉकी टीम ने कमाल किया लगातार दूसरे ओलंपिक में। बाकी जैसे आपको शूटिंग में इस बार मेडल मिला या रेसलिंग में मेडल मिला, उसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि नए खिलाड़ी आए। अब मनु भाकर आई, मनु भाकर अब एक नया सितारा उभर के आ गई है। ऐसी रेसलिंग में अमन सहरावत आए, उन्होंने मेडल अभी 21 साल कितने दिन कितने का है, वो तो बहुत कम, बहुत यंग है। मनप्रीत सिंह कैप्टन जो है, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको प्रधानमंत्री के आज जो उन्होंने यूसीसी पर कहा वो बात में सुनाऊं। इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी रिएक्ट किया। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कहा, सेक्युलर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा। हमने भी इस पर बात की कि भाई आखिर यूसीसी के पीछे सेक्युलर क्यों प्रधानमंत्री ने लगा दिया। कांग्रेस पार्टी बोली चलिए बड़ी खुशी की बात है, जिस नाम से भाजपाइयों को चिढ़ है, भाजपा को चिढ़ है, सेक्युलर, आज प्रधानमंत्री ने वो शब्द इस्तेमाल किया। सुनिए आप प्रधानमंत्री की बात। इस पर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी से उन्होंने रिएक्ट किया, सुनिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। एक बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ सेक्युलर शब्द अंततोगत्वा स्वीकार करना पड़ा। यही सेक्युलर शब्द जो उनके भक्तगण, उनकी ट्रोल आर्मी इसको गंदे शब्दों में बोलती थी, उनको स्वीकार करना पड़ा कि सेक्युलरिज्म अच्छी चीज है। देखिए, चाहे वो सेक्युलर कोड हो या चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, ये सारी चीजें जो हैं ऐसे कानून है, ऐसी व्यवस्था है जिस पर आपको आम सहमति बनानी पड़ेगी, जिस पर आपको कंसेंसस बनाना पड़ेगा। ड्राफ्ट एक आया नहीं है और ढिंढोरा पीटा जा रहा है सारे शहर में। और दूसरा मेरा अपना मानना है कि ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है कि अडानी महाघोटाले पर सवाल ना पूछे जाएं, सेबी की संलग्नता पे ना पूछे जाएं, मोदी जी ने जिस तरह से संरक्षण दिया अपराधियों को, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया, उस पर ना पूछे जाएं। जी कह रहे हैं अवधेश जी, सेक्युलर तो बोले प्रधानमंत्री। सेक्युलर मतलब देखिए,
नहीं मतलब सचमुच में कह रहा हूं सेकुलर मतलब क्या? ये तो बता रहा हूँ। ये जो इनको लग रहा है कि हमने जो सेकुलर बोला है, ये सब शरारत कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं किस नहीं बात नहीं, पे। एक बोलिए बात आप। बताइए, अगर वो सेकुलर उनका शब्द है तो आज तक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बना क्यों नहीं? पहली बात। अगर सेकुलर कांग्रेस का शब्द है तो उसमें साहबानो मामले में फैसला क्यों पलटा गया? अगर सेकुलर इनका शब्द है और वाकई ये देश सेकुलर है तो इस देश में पर्सनल लॉ क्यों आज तक चल रहा है? अगर ये देश सेकुलर है, सर्वधर्म समभाव है, तो राष्ट्रपति भवन में इफ्तार तो हो सकता है, वो बिल्कुल सरकारी जो है उसमें घोषित हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति भवन में कोई हो जाए तो हो जाए, लेकिन कोई हिंदू और बाकी पर्व सरकारी नहीं हो सकता है। अगर ये देश सेकुलर है तो विदेश से आने वाले जो मेहमान होते थे उनके हाथ में ताजमहल ही क्यों दिया जाता था? अब तो खैर बदल गया, अब तो गीता और क्या क्या बढ़िया बढ़िया दिया सेवन जाता। वंडर्स ऑफ द तो- वर्ल्ड में से एक था सर। और सुनिए, अगर ये सेकुलर देश था, मैं आपसे पूछ रहा, आप सबसे पूछता हूं, उस राष्ट्रपति भवन से मुगलों का क्या लेना देना था कि मुगल गार्डन उसका नाम रखा गया? यार कुछ ना सोचना कि क्या क्या देश, और इस अगर ये देश सेकुलर था तो पार्लियामेंट से निकलते हुए आपको सड़कें कौन कौन मिल रही है? शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, टोडरमल रोड, मानसिंह रोड तक है, लेकिन आसपास देखिए कहीं महाराणा प्रताप रोड, राणा सांगा रोड मिल रहा हो तो बता दीजिए ये सेकुलरिज्म था? तो हमारे देश में क्या हुआ कि अब इसको सिर्फ सेकुलरिज्म का अर्थ हमारे यहां सर्वधर्म समभाव था इसलिए नहीं डाला गया, लेकिन सेकुलर फंडामेंटलिज्म एक प्रकार से हमारे देश में जो क्रिएट हो गया, सेक्युलर फंडामेंटलिज्म, सेकुलर अंध कट्टरवाद, वो एक भयावह था और वही इस समय डीप स्टेट के रूप में भयानक भूमिका देश में निभा रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण तक गया है ये सेकुलर फंडामेंटलिज्म। तो अब जो सेकुलरिज्म जो है वो सबके लिए समान भाव वाला है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो सेक्युलर निहित है ना सर। नहीं, सवाल यह है कि नहीं, उसको एंटी सेकुलर कहा गया कि ये मुस्लिम विरोधी है या सेकुलर विरोधी हो जाएगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं किया। सेकुलर फंडामेंटलिज्म जो हमारे देश में क्रिएट हो गया है अभी आपने तक, अच्छा शब्द कॉइन किया। वो खतरनाक था। सरकार इस बात को जानती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, उत्तराखंड में तो लागू हो चुका है, पूरे देश में लागू होने की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन एक खास वर्ग कर रहा है, तो प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि इनको यूनिफॉर्म से दिक्कत हो रही है तो सेकुलर सिविल कोड बोल दो। सेकुलर सिविल कोड के अंदर मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह सेकुलर सिविल कोड के रूप में ही आएगा, उसमें कोई बहुत चेंजेस नहीं होंगे। अब जब सेकुलर नाम हो जाएगा तो आप किसी बात का विरोध करोगे? आपको नाम से दिक्कत हो रही थी ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से, अब हमने उसको सेकुलर सिविल कोड कर दिया है। भाई जो सरकार लागू करना चाहती सरकार वही लागू करेगी कि सबके लिए, आप किसी भी धर्म के हो, सबके लिए एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, एक ही कानून लागू होगा। आप मुसलमान हो, आपको दूसरे धर्म के, तो उसका आप लाभ नहीं मिलेगा। करवा पाएगी सरकार, आपको लगता है? सरकार करेगी और सरकार कह देगी ये सेकुलर सिविल कोड है। गठबंधन सरकार है सर। नाम सेकुलर सरकार नहीं होगा, करेगी, नाम सरकार तो नाम भी कॉमन उसको सिविल सेकुलर कोड करेगी और उसके अंदर सरकार वो सारी चीजें डालेगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में लेकर आएगी। फिर विपक्ष किस बात का विरोध करेगा? अब तो नाम भी सरकार ने उसको सेकुलर कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि सरकार जरूर लेकर आएगी, नाम भले ही बदल दे इस बार। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि विरोध किस बात का करेगी, वो तो वो करेंगे किसी ना किसी बात पे। देखिए नाम कॉमन ही रहेगा, सेकुलर नाम से नहीं आएगा। वो सिविल कोड को सेकुलर बोल रहे हैं कि इस देश में जो नागरिक कानून होगा उसका कैरेक्टर सेकुलर होगा, ये कहना था। वो करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो नाम की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं भी वही कह रहा हूं, उन्होंने कहा हम कम्युनल कोड में हमने 75 साल बिता दिए, अब सेकुलर कोड में आएंगे। तो जो कांग्रेस की तरफ प्रतिक्रिया आई है, चूंकि सुप्रिया जी उत्साह में रहती हैं तो ठीक से सुन नहीं पाती हैं, पीएम कह रहे हैं कि जिसको तुम सेकुलर कहते थे वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है, वो कम्युनलिज्म है। यही तो असली लड़ाई है ना। सेकुलर होने का मतलब क्या हुआ? सेकुलर मतलब ये कि मैं और इस देश का कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई और, वो सब एक बराबर रहे, अलग अलग नहीं होगा कि हमारे लिए कोई दूसरा कानून, किसी और के लिए किसी और कानून। ये हुआ सेकुलरिज्म। और फ्रॉड सेकुलरिज्म क्या हुआ, जिसको हम कम्युनल कह सकते हैं कि ना ये कोई मुसलमान है तो इसके लिए अलग होगा, हिंदू के लिए अलग होगा। मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि अभी तक कम्युनल सिविल कोड बड़ी अच्छी बात है। अब देश में सेकुलर सिविल कोड। तो उन्होंने कहा 75 साल से हम कम्युनल कोड में जी रहे हैं। हाँ तो हुआ ना ये। नहीं तो वो चाहते तो ये ड्यूरेशन केवल 65 साल की रहती। नहीं, ऐसा क्यों कहेंगे? ये 10 साल में कर लेते आप। अरे भाई इस 10 साल में नहीं हो पाया ना। वो तो अपने कार्यकाल में भी कह रहे हैं कि अभी तक नहीं हो पाया, अपने कार्यकाल में भी कह रहे हैं कि 282 में नहीं हो पाया, 303 में नहीं हो पाया, 240 में हो जाएगा। 242 और 303 का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है देश की मानसिकता का। आज देश का मानस ये बात कह रहा है ना कि भाई ये कम्युनल है। अगर दो लोगों के लिए अलग अलग कानून है तो ये कम्युनल एक्ट है।
ये विभाजनकारी सोच है कि हमारे लिए कुछ अलग होगा, विजय के लिए कुछ अलग होगा। ये ठीक है क्या? क्या विजय जी? सर देखिए सर एक रिएक्शन आपका, फिर अखिलेश यादव पर एक बड़ी दिलचस्प खबर है, मैं उसका देखिए दो बातों को समझना चाहिए। एक तो सेक्युलर कोड, और जो बात उन्होंने प्रधानमंत्री ने समझाने के लिए बात की, जो अभी तक हम चला रहे थे कम्युनल कोड, लेकिन इसको आप 1950 पर आइए, 1952 पर। सब चीजों को रेफरेंस से समझना चाहिए कि जब जवाहरलाल नेहरू थे तो हिंदू कोड बिल आया, ठीक है। हिंदू कोड बिल जब पास हो गया, उस पर जो कंट्रोवर्सी हुई वो अलग है, क्योंकि उस पर कभी हम अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्हीं के किसी सहयोगी ने उनसे पूछा कि ये हिंदू कोड बिल तो पास हो गया, आप मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं लेकर आ रहे? ये जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछा गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अभी समय नहीं आया है, और उस समय कभी नहीं, और आज वो तक कभी नहीं आया। समय नहीं आया। तो वो 60 साल 50 साल जो भी है वो निकल गए, और उसके बाद ये बहस लगातार चलती रही। हालांकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका सवाल महत्वपूर्ण है कि जो काम 282 पर नहीं हुआ, वो 303 पर नहीं हुआ, वो 240 पर कैसे करेंगे। लेकिन हर्ष जी की बात भी महत्वपूर्ण है कि अब वो समय शायद आ गया हो कि सरकार उस पर आगे बढ़ना चाहती हो, एक हिम्मत हो सकती है। लेकिन पॉलिटिकल नंबर गेम होता है सारा का सारा। अब वो नंबर गेम में तो अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसको चला सके। ठीक है एक लाइन, ये 232 सीट पर नरसिंहा राव, जिसको कोई समर्थन नहीं था, पूरे भारत में रेडिकल चेंज ला दिया। 232 सीटें थी, बाहर से कोई समर्थन नहीं था, अल्पमत सरकार चला के और भारत की इतनी बड़ी नींव डाल दिया जिस पर हम आज खड़े हैं। ये तो कम से कम इनको बहुमत चलिए सर, ठीक है। प्राप्त है। मैं आपसे कह रहा था अखिलेश यादव पर एक खबर है। अखिलेश यादव, पहले तो एक वो तस्वीर आई बड़ी दिलचस्प, लखनऊ में ये देखिए नागिन डांस हो रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। वहां पर कुछ सपेरे आज पहुंचे थे, हाथ में साइकिल का पहिया लेकर के, सब नागिन डांस कर रहे। तस्वीर अच्छी थी, मैंने पूछा कि भाई क्यों आए थे ये लोग, तो बताया गया कि नहीं ये ऐसा होता आया है, पहले भी ये लोग आते रहे, ठीक है, उनका कुछ होगा। लेकिन विजुअल तस्वीर जो थी इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने आपको दिखाया। नागिन डांस कहते हैं इसको, नागिन डांस हो रहा है। बहरहाल खबर अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव से पूछा गया, कन्नौज में आप एक व्यक्ति जो आपके एक बड़े निकट बताया जा रहा था, उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश, मॉलेस्टेशन, इस सबका आरोप लगाया, आपको क्या कहना है? उन्होंने कहा ये वो आदमी है जिसका सम्मान करते थे डीएमएसपी आज तक, और उसको पकड़ लिया है, ठीक है। तो ये अखिलेश यादव क्या बचाव कर रहे हैं नवाब सिंह यादव का, जिसका मैंने आपको बताया, जिस पर इतना गंभीर आरोप लगाया, और उसको पुलिस ने कैसे पकड़ा था, किस अवस्था में पकड़ा था, वो भी आपके सामने है। बाकायदा कैमरे पर पीड़ित जो महिला थी जिसने आरोप लगाया, वो पुलिस को लेकर गई, सब वीडियो में है किस अवस्था में उस व्यक्ति को पकड़ा गया। अखिलेश यादव तब ये बात कह रहे हैं, सुनाता हूं आपको अखिलेश यादव की बात। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। क्या कह रहे थे अखिलेश जी? उन्होंने कुछ इशारों में ही कहा, हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, चूंकि नवाब सिंह यादव मोहित खान के बाद अखिलेश यादव के गले की हड्डी बन गया है, मुश्किल हो गई उनके लिए। आप चाहे जो कह सकते हैं कि नवाब सिंह यादव हमारे साथ नहीं था, छोड़ के चला गया था, लेकिन कन्नौज में हर कोई जानता है। और अगर इतना समय लग गया कन्नौज के सांसद को, आप सब छोड़ दीजिए, अखिलेश जी जनप्रतिनिधि हैं वहां के, इतना समय अगर उनको लग गया कन्नौज पर बोलने में, तो इसी से समझ में आ जाता है कितनी असहजता है। और अगर है तो ये क्या तंज करने का वक्त था? अगर वो सचमुच भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होता, तो अखिलेश यादव को तो कन्नौज में जाके डीएम-एसपी के घर बैठना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दो। लेकिन वही एसपी, वही डीएम, उन्हीं के यहाँ वो करना पड़ा और उसे जेल में डालना पड़ा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि अब मुश्किल में वो हैं, उसको अलग तरीके से दूसरा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नवाब सिंह यादव जो मिनी सीएम कहा जाता था, जो ठेके पट्टे में, काम धाम में होटल हैं, मिनी सीएम कन्नौज में कहा जाता है, वो उसका जलवा था। अखिलेश यादव के समय में उसका जलवा हुआ करता था। और वो अभी जो चुनाव हुए उसमें भी वो अखिलेश यादव का प्रचार कर रहा था। वो ये जानते हैं, लेकिन नेता लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो बोल देंगे, उनको सुनने वाले ज्यादा लोग होंगे। दूसरा कोई कहेगा तो कहेंगे भाई अभी क्यों नहीं पकड़ा गया। और डीएम और एसपी ये जो सम्मान होता है, इसको तो देश के लोगों को जानना चाहिए। हर जिले में जो नागरिक सम्मान होता है, 20% लोग भी अगर ढंग के सम्मान कर पाते हैं जिला प्रशासन के लोग, तो बहुत बड़ी बात है। वो ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो तिकड़मी होते हैं, दंदफंदी होते हैं, इधर भी उधर भी सबसे मिले जुले रहते हैं, उनका नागरिक सम्मान कर दिया था, उनको डीएम-एसपी नमस्ते करके गुलदस्ता देके। लेकिन एक बदलाव है अयोध्या का कांड और इसमें। अयोध्या में तो उन्होंने लगभग बचाव किया था, ये कहते हुए कि भाई डीएनए टेस्ट कराओ। यहां वो कम से कम ऐसा तो इसके लिए कुछ नहीं करें, बल्कि कह रहे हैं कि भाई तो उनसे पूछो जिनके नजदीक है आजकल। ये नहीं तो ये इसको तो उससे भी ज्यादा ये खतरनाक बयान है। इसमें तो कुछ स्पष्ट, उनसे पूछो, वहां तो आप खड़े हैं उसके साथ,
असल में क्या है कि अखिलेश यादव के लिए अब इस समय या पूरी समाजवादी पार्टी के लिए अब इस समय क्या बोले क्या करें वो समझ नहीं। इसके साथ फोटो है जो आपका जनप्रतिनिधि रहा फोटो है। बड़ी बात नहीं है सर। सर सुनिए, आपका प्रतिनिधि रहा है संसद का, वो कह रहे हैं ना कि आप नहीं है हमारे अच्छा साथ। फोटो भी, तो उससे क्या होता है उस वो तो अजीब हालत है। और उससे हमारे साथ नहीं है, इतने सालों से है। आपने उसको वो कॉलेज का इतना बड़ा कॉलेज चला रहा है वहां समाजवादी होटल है, होटल मंच है, पे दूसरी लाइन में बैठा हुआ है लाइन में बैठा अखिलेश हुआ है राहुल के राहुल पीछे। गांधी। उनके साथ केवल तस्वीर थोड़े लाइव तस्वीरें है। ब्लॉक का प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रमुख है आपकी पार्टी। अरे ये तो है अजीब हालत। मूल बात यही बार बार जो मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जब अक्टूबर 1992 में बनी थी, हम लोग तो उस समय से क्या हुआ है समाजवादी पार्टी में कि सत्ता में रहने समय भी वो गुंडा अपराध बनता है, सत्ता से हटने के बाद जो चेहरा आ रहा है ये एक अलग किस्म का समाजवाद है और उसमें अखिलेश जी को जवाब देना कठिन हो रहा है। ठीक, चलिए आज आप सब भी बहुत सुबह से जगे हुए होंगे, तो आज इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करते हैं कल 1 बजे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप लोगों को 15 अगस्त की फिर बधाई।